अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एनर्जेटिक्स। ये हमारा 8वां वन शॉट लेक्चर है क्लास 9 केमिस्ट्री का। ये लेक्चर हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। आपने भले पूरे साल ना पढ़ा हो, कोई मसला नहीं। ये वन शॉट लेक्चर हमने इसलिए तो आपके लिए बनाया है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। आप ये चैप्टर दिल लगा के बस पढ़ना है आपने, और मेहनत करनी है आपने, और ध्यान से सुनना है, और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पेपर में। आप भी है ना टॉप मार सकते हैं। बस ध्यान से अब ये वन शॉट लेक्चर आपने सुनना है। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिविजन बैच में। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 एनर्जेटिक्स का वन शॉट लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 आपका इनर्जेटिक्स के बारे में है। चैप्टर नंबर 8 आपका इनर्जेटिक्स के बारे में है। इनर्जेटिक्स का क्या मतलब है? एनर्जी। व्हेन यू लुक अप एवरीवेयर अराउंड यू, आपके पास एनर्जी है, हीट एनर्जी है जो कि आपके पास सन से आ रही है, वोल्केनो में आप लाइक यू कैन हैव एन एनर्जी ऑल अराउंड योर वर्ड्स। एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, इन सब को हम क्या कहते हैं? लाइक एनर्जेटिक्स कहते हैं। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक अगर हम खाना खा रहे हैं सो जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस तरह से करता है, लाइक वो क्या मैकेनिज्म है कि जो फूड है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस तरह अगर आपको हीट चाहिए तो सूरज आपको हीट देगा, यानी वो आपको एनर्जी देगा। ये सारे के सारे आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। एवरी प्रोसेस इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, आइदर इट इज इन लिविंग सेल, चाहे वो किसी लिविंग सेल में हो रहे हैं, जैसे वो किसी प्लांट में हो रहे हैं, किसी एनिमल में हो रहे हैं। टेस्ट ट्यूब जो है आपको पता होगा, लैब में एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, ये शेप होती है टेस्ट ट्यूब की, इतनी छोटी सी होती है, लाइक डिफरेंट इसका साइज होता है, बड़ी भी हो सकती है, इस तरह की शेप होती है। इसमें बेसिकली रिएक्शंस होते हैं। हमने अगर 2 कंपाउंड को मिक्स करना है तो वो हम इसमें बारी बारी डाल देंगे और वो फिर हमारे पास इसमें रिएक्शंस हो जाएंगे। तो वही इसकी उसी की एग्जांपल दे रही है कि चाहे हमारे पास लिविंग सेल में हो, टेस्ट ट्यूब का मतलब है कि आप इसको इस तरह से रेफर कर लो कि वो लेबोरेटरी में हो रहे हो, एटमोस्फियर में हो रहे हो कोई रिएक्शन, या वाटर में हो रहे हो। एनर्जी चेंज आपकी होती है। सम प्रोसेसेस रिलीज एनर्जी, कुछ प्रोसेसेस एनर्जी को रिलीज करते हैं, अदर रिक्वायर्स एनर्जी। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंबशन का प्रोसेस। कोई चीज जल रही है, कंबशन हो रही है, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। Similarly, अगर आपने कोई मशीन चलानी है, आपको क्या करना है? एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे, एनर्जी चेंज होगी। हम एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं। कुछ प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होगी, कुछ प्रोसेसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लाइक आपको देनी पड़ेगी। मैनी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी देते हैं, which is used to produce new raw materials such as iron, steel, copper and aluminum। हम क्या करते हैं? हमने कोई भी चीज़ बनानी है, यानी
एनर्जी तो चेंज हो रही है ना। अब फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शंस करवाओगे। केमिकल रिएक्शंस हम करवाएंगे, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, वो चली जाएगी हमारे प्रोसेसेस के अंदर। Energy is also used to transform these new raw materials into the useful product. ये जो आपके पास स्टील है, कॉपर है, आयरन है, हम जब इसके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे पास कार बनती है, ट्रक, ट्रेन, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सारे के सारे क्या है, हमारे यूजफुल प्रोडक्ट है। हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, हमने उससे एक अच्छी यूजफुल प्रोडक्ट बनानी है, सो वी रिक्वायर्ड एनर्जी। इसी तरह बहुत सारे प्रोसेसेस की मैंने आपको एग्जांपल दी कन्वर्शन के, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। सो ये बेसिकली मकसद क्या है इन सारी बातों का, एनर्जी चेंज हो रही है। द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इनर्जेटिक्स। कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, इट डजंट डिपेंड कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनर्जी आप दे रहे हो या आपसे ले रहे हो, इट डजंट डिपेंड, इट डजंट मैटर। लाइक आप दोनों बारी बारी हम पढ़ेंगे। बेसिक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें एनर्जी चेंज हो रही है, एंड दैट इज नाउ कॉल्ड एज केमिकल इनर्जेटिक्स। ठीक है, केमिकल इनर्जेटिक्स में हम एनर्जी चेंज पे बात करते हैं। आई रिपीट, केमिकल इनर्जेटिक्स में हम एनर्जी चेंज पे बात कर रहे हैं। वो फिर आगे दो तरह के चेंज होते हैं कि चाहे आप दे रहे हो या चाहे आप ले रहे हो, वो बात की बात है। डेफिनेशन में आपने रिलीज और रिक्वायर्ड का वर्ड यूज नहीं करना। डेफिनेशन प्रॉपर है कि केमिकल रिएक्शंस है, उनमें एनर्जी चेंज। हाँ, इस डेफिनेशन के साथ आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि द एनर्जी कैन बी रिलीज्ड और इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड। अब हम बारी बारी, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारी एक रिएक्शन है, उसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं। अब हम बारी बारी हर तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या चेंजेस हो रही है हम वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको, बेसिकली हम टोटली दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आएगा दो तरह से कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, यानी जब आपकी एनर्जी रिलीज होती है एट द एंड, और दूसरा जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एट द एंड, उसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मो मीन्स हीट, जो वर्ड थर्म है वो आपको हीट को रिप्रेजेंट करता है। थर्म मीन्स हीट और केमिकल मीन्स द केमिकल्स रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिनमें आपके पास केमिकल्स भी है और साथ में हीट भी इन्वॉल्व है। When a chemical change take place, जब भी कोई आपके पास केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होते हैं आपस में, हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट एक्सचेंज होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग में। एनर्जी हैज मैनी फॉर्म्स एट हीट, लाइट, वर्क। एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं, आपके पास हीट है, लाइट है, या कोई वर्क हो रहा है। अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द इवेल्युएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वो केमिकल रिएक्शन जिनमें या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या आपके पास हीट इवेल्युएट हो रही है, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या आपके पास इवेल्युएट हो रही है, उसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, वी हैव अ केमिकल रिएक्शंस, और जब वो प्रोसीड करेंगे तो हम उनको कहेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। जब आपके पास केमिकल रिएक्शंस होंगे और आप उनसे प्रोसीड कर रहे होंगे, चाहे इवेल्युएशन है चाहे एब्जॉर्प्शन है, तो हम उनको कहेंगे कि ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस है। ऑफ कोर्स के केमिकल रिएक्शंस को हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। और वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास है थर्मोकेमिस्ट्री। लेट मी रीड दैट अगेन। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, When a chemical change takes place, जब आपके पास एक केमिकल चेंज है, एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग के साथ एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है। एनर्जी हैज मैनी फॉर्म्स सच एज हीट एंड लाइट। अ केमिकल रिएक्शंस which proceeds with the evaluation or absorption of heat, वो केमिकल रिएक्शन जिनमें इवेल्युएशन और एब्जॉर्प्शन होती है हीट की, उसे हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच आल्सो शोज हीट चेंज, वो केमिकल इक्वेशन जिसमें हमारे पास
हीट चेंज शो हो रहा होता है, हम उसे कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट और द थर्मल चेंज, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हमारे पास हीट और थर्मल चेंज हो रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दी है, हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब यहाँ पे जो एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव का मतलब है कि रिलीज है, तो ओवरऑल इसमें एनर्जी आपकी रिलीज हो रही होती है। ये आपका एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है या थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। आगे आपके पास जो रिएक्शंस है वो दो तरह की होती है, जैसे मैंने आपको बताया एट द एंड जब आप नेट निकालने लगोगे तो या तो आपने एनर्जी दी होनी है, एब्जॉर्ब हो रही है, या तो वो इवॉल्व हो रही है। अगर तो वो इवॉल्व हो रही है तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, के यहाँ जिसमें से हीट इवॉल्व होती है। और अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो हम उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें आपके पास हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। So exothermic reaction, a chemical reaction that proceed with the evaluation of heat. वो केमिकल रिएक्शन जिनमें आपके पास हीट की इवेल्युएशन होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। In an exothermic reaction, the chemical system transfers energy to the surrounding. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो सिस्टम है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो अपने इर्द गिर्द वालों को एनर्जी देगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारे पास केमिकल सिस्टम है वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि फ्यूल है, आपके पास कोई ना कोई कंबशन है, वो हाईली एक्सोथर्मिक है। द एनर्जी रिलीज कैन बी यूज्ड एट टू हीट अ रूम। अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका आपका है कि आप उससे क्या करोगे, आप उसे किसी रूम को गर्म करोगे, या आप अपनी कार को ड्राइव करोगे, या उससे आप खाना पकाओगे, और टू कुक फूड, वो आप पे डिपेंड करते हैं। बट एट द एंड आपके पास क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, ये वही एग्जाम्पल दोबारा आ गई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप हमारा कंसर्न किया है एनर्जी चेंज। आप यहाँ पे अगर डेल्टा एच को देखो तो डेल्टा एच आपको क्या कह रहा है, एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज है आपके रिएक्शन का। सो वो कितना है, -399। माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मीन्स कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। आपके पास वाटर बन रहा है या आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बने, इन तीनों में आपके पास नेगेटिव इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी इवेलुएट हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिन्हें एट द एंड आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिनमें आपके पास क्या होती है, हीट की एब्जॉर्प्शन होती है, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। इन दिस रिएक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है सराउंडिंग से सिस्टम, यानी जो इर्द गिर्द की चीजें हैं वो अपनी हीट क्या करती हैं, सिस्टम को देती हैं, क्योंकि उसको जरूरत है, वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे यहाँ पे H2 हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं, तो अब आपके पास पॉजिटिव 553 पॉइंट क्या, इतनी वो सराउंडिंग से लेगा। ये सारे आपके पास रिएक्शंस आ जाएंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। बेसिकली कितनी हीट रिलीज हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, हम उसे कहते हैं कि वो उस रिएक्शन की एंथैल्पी है। द अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, कि जो अमाउंट ऑफ हीट या कोई भी थर्मल एनर्जी है वो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी इन अ केमिकल रिएक्शन में। अमाउंट, क्वांटिटी जो है वो उसकी क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। इट्स साइन इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक एंड पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक। कि एक्सोथर्मिक है तो आपने नेगेटिव लगाना है, ये ऑब्वियस बात। देन अगर एंडोथर्मिक है तो आप पॉजिटिव लगाओगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन measured at 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure is known as standard enthalpy change। हमारे पास क्या है, अच्छा चलिए
पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये आपके पास दो डेफिनेशंस हैं, एक इंथाल्पी की डेफिनेशन है और एक स्टैंडर्ड इंथाल्पी की डेफिनेशन। इंथाल्पी का मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई, उसकी जो क्वांटिटी है, वो जो अमाउंट है आपकी, वो इंथाल्पी कहलाएगी। जब आपका रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा हो, जब आपका रिएक्शन, हम कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की, हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी फाइंड आउट कर रहे हैं और हम उसे स्टैंडर्ड रिएक्शंस देते हैं। हम क्या करते हैं, उसे स्टैंडर्ड कंडीशंस देते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज़ें फिक्स्ड हैं। कहीं पे भी पूरी केमिस्ट्री में या कहीं पे भी आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करेंगे, सो यू शुड नो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है और 1 atm हमारा प्रेशर होता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, चाहे आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो। तो जब इन कंडीशंस को देख के, जब हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज द 298 केल्विन और उसके साथ हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, इस पे हम रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अब फिर हम देखेंगे कि वो जो इंथाल्पी हम फाइंड आउट करेंगे उस रिएक्शन की, वो हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी कहलाएगी। सो द अमाउंट ऑफ द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन की इंथाल्पी जो कि आपने मेजर किया है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी। तो उसको हमने डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट किया। ये आपके पास दो रिएक्शंस है एंड आपके पास कार्बन ऑक्सीजन, इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी -398 एंड H2 एंड I2N2HI, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी +58.8। विच ऑफ द अबव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है? इट इज सेकेंड वन, ऑब्वियसली वो एंडोथर्मिक है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव साइन। ये दो डेफिनेशंस हैं, दो एग्जांपल्स हैं, यू हैव टू डू। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस, कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं और उनमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। वी हैव अ केमिकल रिएक्शन और यहाँ पे जो एनर्जी है, लाइक वो किस तरह से हो रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी किस फॉर्म में है? हीट की फॉर्म में है। कि जैसे एनर्जी कहीं रिलीज हो रही है तो हमें वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। इट इज डिवेलप का मतलब है बढ़ रही होती है, और एब्जॉर्ब एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें एनर्जी डेवलप हो रही है, तो वो हीट की फॉर्म में हम फील करेंगे। और अगर कोई एब्जॉर्ब हो रहा है तो भी हम हीट की फॉर्म में फील करेंगे। कैसे? हमें ठंड लगेगी, कोल्ड हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट कोल्ड हो जाएगा। इन्वायरमेंट का कोल्ड होना ये किस बात की अलामत है? कि एनर्जी डिक्रीज कर रही है। सो इन्हें हमें फील हो जाएगा कि आप एनर्जी अब्जॉर्ब किया है या आप एनर्जी या डील किया। किस तरह से? हीट फील होगी हमें। एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट, आई एम रीडिंग द लाइन अगेन। एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट is developed or absorbed as a result of a chemical change। कि एनर्जी किसी भी हीट की फॉर्म में है, चाहे वो डिवेलप हो रही है, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है, जो रिजल्ट है हमारे पास वो केमिकल रिएक्शन देगा। दिस इज बिकॉज इन अ केमिकल रिएक्शन, अब कैसे होता है, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे पास एनर्जी है और वो केमिकली रिएक्शन हो रही है। एनर्जी किस फॉर्म में है? हमारे पास हीट की फॉर्म में। केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और आपको एनर्जी मिल रही है हीट के फॉर्म में। हाउ इज दिस पॉसिबल? केमिकल रिएक्शन, इसकी क्या रीजन है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में जब केमिकल्स आपस में, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और जो नए बॉन्ड हैं वो बनते हैं। ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी। अगर आपने किसी बॉन्ड को तोड़ना है, सो आपको क्या होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी। मेरे पास बॉन्ड है, लाइक एक मॉलिक्यूल है, मैंने इसको तोड़ना है और मुझे एनर्जी चाहिए होगी। जिसी तरह एंड बाइंडिंग ऑलवेज रिलीज एनर्जी, कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और वो अगेन कन्वर्ट हो रहा है H2 में एंड O2।
ठीक, ये हमारे पास कन्वर्जन आ गया। इसको बैलेंस देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये चीजें टूटेंगी। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपके पास बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, यू हैव अ बॉन्ड ब्रेकेज, आपने किसी बॉन्ड को तोड़ना है, सो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने किसी बॉन्ड को तोड़ना है, किसी केमिकल को तोड़ना है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर यही आपस में कंबाइन हो, ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके H2 बना रहे हो, सो ये क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। सो इस चीज को हाईलाइट कर ले कि ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी एंड द बाइंडिंग ऑलवेज रिलीज एनर्जी। लेकिन यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये दोनों प्रोसेसेस तो केमिकल रिएक्शन में एक साथ हो रहे हैं। यानी इस पूरे केमिकल इक्वेशन में ये वाला बॉन्ड अगर टूट रहा है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, और ये वाला अगर रिलीज हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी रिलीज हो रही है। हमें एनर्जी देनी भी पड़ रही है और एनर्जी हम ले भी रहे हैं। अब यहाँ पे कन्फर्म क्या होता है, नेट। नेट का मतलब है एट द एंड आपको कितनी मिल रही है। हो सकता है कि जो हम एनर्जी दे रहे हो उसकी अमाउंट कम हो और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी अमाउंट ज़्यादा है। सो एट द एंड आपका नेट रिएक्शन क्या होगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है। सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि जो मैं एनर्जी रिक्वायर्ड कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा दे रही है, और सिमिलरली जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत कम हो रही है, तो अगर मैं बैलेंस करूंगी तो एट द एंड मेरे पास नेट क्या आएगा कि मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, लाइक एनर्जी इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड। इस तरह से आपके पास फिनोमिनास होते हैं। सो वी हैव ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज कंज्यूम्ड एनर्जी, बॉन्ड टूट रहा है एनर्जी कंज्यूम होके, एंड अ बाइंडिंग ऑलवेज रिलीजेस एनर्जी, और आपके पास बाइंडिंग है तो आपसे जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। इफ द एनर्जी रिलीज इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड, जो एनर्जी रिलीज हो रही है कि जब आपके पास बॉन्ड बन रहा है, सो हमारे पास अगर एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है उस एनर्जी से जो एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब है खर्च हो रही है, जो कि खर्च हो रही है इन ब्रेकिंग द बॉन्ड, बॉन्ड बनाने में। अगर वो एनर्जी जो हमारे पास लाइक एट द एंड हमारे पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन द एनर्जी एक्सपेंडेड, जो एनर्जी खर्च हो रही है उससे ज़्यादा है, तो हमारे पास एट द एंड या आप कह लो कि नेट आपका क्या होगा कि एनर्जी से बॉन्ड रिलीज हो रही है। इसी के साथ ही हमारे पास इन ऑन द अदर हैंड एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है व्हेन एनर्जी एक्सपेंडेड, यानी जो हम एनर्जी एक्सपेंड करें ब्रेकिंग अ बॉन्ड वो ज़्यादा है, एनर्जी रिलीजिंग अ फॉर्मिंग अ बॉन्ड, एनर्जी रिलीज होने से ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है कि आप दे रहे हो, आप ले कुछ नहीं रहे, एनर्जी जस्ट एब्जॉर्ब हो रही है। कि जो हमने कहा कि आपका केमिकल रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब, हाँ, आपका जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है एट द एंड हमारे पास क्या है, उससे एनर्जी रिलीज भी होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। वो जब हमने देखा तो हमने कहा कि अगर एक बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अगर न्यू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन एक केमिकल रिएक्शंस में तो दोनों होते हैं, डिपेंड करता है उनकी क्वांटिटी पे। अगर तो हमारे पास एनर्जी जो आप दे रहे हो वो ज़्यादा है और जो आपको रिलीज हो रही है वो कम है, तो नेट हमारे पास आ जाएगी कि एनर्जी इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर हमारे पास आ जाएगी कि रिलीज ज़्यादा हुई है तो हम कहेंगे कि जो नेट केमिकल रिएक्शन का हमें क्या एनर्जी चेंज आई है कि एनर्जी रिलीज हुई है। ये है एनर्जी चेंज का कॉन्सेप्ट। इसको रट्टा ना लगाइएगा पहले दो ग्राफ्स को, इन्हें बस समझ के पढ़िएगा एक एक चीज़ तो आपको समझ आ जाएगी। Then we have a system and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग, ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। जिस बात पे हम फोकस करना चाह रहे हैं वो हमारा सिस्टम,
जिस बात पे हम फोकस करना चाह रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, और उसके अलावा बाकी सारा इन्वायरमेंट है हमारा, जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं। लेट्स से मैं कहूँ कि माय लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी और मेरे जो ऑनलाइन गैजेट्स हैं वो मेरा सिस्टम है, तो बाकी जो सब चीज़ है वो मेरी सराउंडिंग है। इसी तरह अगर हम खाना खा रहे हैं तो आई एम नाउ फोकसिंग ऑन माई फूड, सो अब मेरा फूड मेरा सिस्टम बन जाएगा और बाकी सारी चीज़ें इन्वायरमेंट बन जाएंगी, यानी वो सराउंडिंग कहलाएगी। सो जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो वो आपका सिस्टम है। यहाँ पे रिस्पेक्टिव में, अगर हम इसमें रिस्पेक्टिव में बात करें, सो जो केमिकल रिएक्शंस, ऑफ कोर्स आपके पास ज़्यादा सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस आपके पास हो रहे हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास है सिस्टम, और उसके अलावा जो पूरा है हमारे पास इन्वायरमेंट वो हमारा सराउंडिंग है। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट दैट वी वांट टू फोकस आवर अटेंशन, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट वी वांट टू फोकस आवर अटेंशन, जिस पे हम अपनी अटेंशन फोकस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम, उसे हम सिस्टम बोलेंगे। एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, और जो बाकी जितना भी आपका यूनिवर्स है आप उसे इन्वायरमेंट बोलोगे। इन केमिस्ट्री अ सिस्टम इज यूजुअली अ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में बेसिकली सिस्टम में आपका वो सब्सटेंस आता है जिसमें चेंजेस हो रही हैं या जिसकी हम चेंजेस पे बात कर रहे हैं। A system is usually a substance that changes physically and or chemically. For example, when studying a reaction of a limestone, जब आप limestone का reaction और hydrochloric acid के reaction को study कर रहे हैं in a test tube, आपके पास क्या है? हम एक कौन से reaction को study कर रहे हैं? हमारे पास substance है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल और केमिकली स्टडी करें, चाहे हम फिजिकली करें चाहे हम केमिकली करें। और हम किसको स्टडी कर रहे हैं? दैट वी आर बेसिकली स्टडी अ रिएक्शन ऑफ अ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूने का पत्थर भी बोलते हैं, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किया टेस्ट ट्यूब के अंदर। द लाइमस्टोन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन फॉर्म अ सिस्टम। अब आपके पास क्या हुआ कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लाइमस्टोन है वो आपका सिस्टम कहलाएगा। वो टेस्ट ट्यूब एंड एवरीथिंग अराउंड द टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब के अराउंड जितनी भी चीजें हैं हमारे पास वो आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। सिमिलरली व्हेन स्टडिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्ट कंपाउंड, कि हमारे पास एक कंपाउंड है और हम उसकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन मीन कि हम उसे तोड़ रहे हैं। थर्मल का मतलब है कि हम हीट के लिहाज से तोड़ रहे हैं। द सैंपल ऑफ द कंपाउंड वुड बी द सिस्टम। अब हमारे पास जो कंपाउंड का सैंपल है वो हमारा सिस्टम होगा, while the beaker, हमारे पास हीट सोर्स एंड एवरीथिंग वुड बी इन्वायरमेंट, वो आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास जब कोई बॉन्ड टूट रहा होता है, जब आपके पास बॉन्ड टूट रहा होता है या नए बॉन्ड बन रहे होते हैं तो आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एनर्जी रिलीज होती है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो एक बॉन्ड की कितनी एनर्जी है या आपके पास जो है वो, लाइक बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि एक जब बॉन्ड बनेगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। बॉन्ड एनर्जी मीन्स कि जब कोई एक बॉन्ड बन रहा है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको क्या बताता है कि एक बॉन्ड जब टूट रहा है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। इसको देख लें। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर, जब आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड अ न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और नए बॉन्ड्स बनते हैं। ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी, जब आपने बॉन्ड को तोड़ना होता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। एंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड ऑलवेज रिलीजेस द एनर्जी, और जैसे ही आपके पास बॉन्ड बन रहा होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी,
वो एनर्जी या एनर्जी के वो अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। आपके पास एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड कितना है आपके पास, लाइक मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने HI बॉन्ड को तोड़ना है, मैंने HI बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड की मैं 1 मोल ले लेती हूँ और मैंने इसको तोड़ना है, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए ताकि मैं न्यूट्रल एटम, अलग अलग एटम बना सकूं, उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, कि 1 मोल है किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड का, कोई भी खास बॉन्ड है उसका 1 मोल है, उसकी एनर्जी आपने रिक्वायर है, उसको आप ब्रेक कर रहे हैं ताकि आप न्यूट्रल एटम बना सके, हम इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स इसके मुख्तलिफ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है व्हेन न्यूट्रल एटम फॉर्म 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, जब एक न्यूट्रल एटम आपस में कंबाइन होके 1 मोल बनाता है, जैसे आपके पास H और I, ये अब आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बना रहे हैं HI, ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन है तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी आएगी, कि आपके पास जब न्यूट्रल एटम कंबाइन करेंगे, ओके लेट मी शो ऑन द बोर्ड आल्सो, सिंपल, कि आपके पास जारी बात है जो बॉन्ड टूट रहे, जैसे हमने पहले बात की कि बॉन्ड टूटते हैं, जैसे ही वो बॉन्ड टूट रहे होंगे तो आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाई, और जो वो एनर्जी जो कि आप रिलीज हो रही होगी जब वो, तो प्रोडक्ट साइड पे जब आपके पास एटम्स बन रहे होंगे, सो वो आपके पास क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी, ये तो टर्म्स है जो कि हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन, और मुझे बताएं अब आपके पास कार्बन है और वो कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन से और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है या कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी आएगी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी? डिसोसिएशन मीन्स कि आपके पास चीजें बॉन्ड टूट रहा है, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। आपके पास अगर कोई कंपाउंड टूट रहा है अपने अपने इंडिविजुअल एटम में, किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो रही है, तो हम कहते हैं कि वो डिसोसिएशन है। बट सिमिलरली अगर कोई दो एटम्स आपस में मिल रही हैं, सिमिलरली अगर कोई दो एटम्स आपस में मिल रही हैं, तो हम कहते हैं कि वो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। यहाँ पे ये बेसिकली बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी आप कह सकते हैं, और बॉन्ड एनर्जी सिंपली हम एसोसिएशन एनर्जी भी इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन है, इट बेसिकली कंबाइंस विद आयोडाइड और ये HI बना रहा है, इंडिविजुअल एटम्स, और हम कहते हैं कि न्यूट्रल एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, न्यूट्रल एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपके पास कहलाएगी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, या सिंपली हम इसको बॉन्ड एनर्जी भी कह देते हैं। सिंपली मैं इसको BE से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये मेरे पास बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। बट यही कंपाउंड अगर टूट जाएगा, कैसे टूटेगा, अपने अपने न्यूट्रल एटम्स में टूट जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज नाउ बिकम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब जो इंथैल्पी है वो क्या करती है, अब आपके पास, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल एग्जांपल दी ना, इस तरह ऐसा होता है कि कोई चीजें टूट रही होती है और कोई चीजें बन रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन की बात करूं, सो वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड and we have water over here and they combines to form methane and oxygen gas, ये देख,
कि ये मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मीथेन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है। ये बहुत ही आपके पास कॉम्प्लेक्स है। पहले तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, इसकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ले लेंगे, इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी जो अब ये अपने न्यूट्रल एटम से मिलकर बना है, इसकी भी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी। इन सारी एनर्जीज को हम कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी एनर्जी होगी। ऑफ कोर्स कि जो ये वाली एनर्जीज होंगी जो कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज हैं वो नेगेटिव में होंगे, और ये जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज है, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं न्यूट्रल एटम से, ये पॉजिटिव में होंगे। सो अब हमारे पास इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अगर अब मैं इसको लिखना चाहूं तो अब डेल्टा एच क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल डिसोसिएशन एनर्जी, सम ऑफ ऑल डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कि मेरे पास जितने भी रिएक्टेंट हैं, चाहे एक है चाहे दो है, वो टूट रहे हैं, उनकी डिसोसिएशन एनर्जी है उनका सम प्लस सॉरी नो माइनस sum of bond energy or the association bond energy, sum of all association energies of product, कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उनकी सारी आपने एसोसिएशन एनर्जी, मीथेन की भी मैं ले लूंगी, मैं ऑक्सीजन की भी ले लूंगी, उसको सम कर दूंगी और फिर मैं उसको रिएक्टेंट में से माइनस कर दूंगी। तो अब एंड पे जो हमारे पास ये बेसिकली वैल्यू आएगी, ये उस रिएक्शन की इंथैल्पी है। सो दोबारा आप इसको रीड करें। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर, जब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, द बॉन्ड ओके, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और नए बॉन्ड्स बनते हैं। ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करना आपको हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आपने देनी होती है। एंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड ऑलवेज रिलीजेस एनर्जी, और जब कोई आपके पास बॉन्ड बन रहा है तो आपके पास एनर्जी रिलीज है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है ताकि आप 1 मोल किसी भी बॉन्ड का 1 मोल तोड़ सकें, सो हम इसे कहते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। In contrast, the amount of energy released when neutral atom from one bond is when one the amount of energy released when neutral atom form बनाते हैं 1 mole of a bond is called bond energy. The difference between bond dissociation energy and bond enthalpy determines whether the chemical reactions absorb energy. वो जो आप difference लेते हो वो आपका matter करता है। The enthalpy change in a chemical reaction is the sum of energies absorbed and released in bond breaking and bond forming. Delta H is equal to sum of dissociation energies of reactant minus sum of the dissociation energies of product. एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, वी हैव एग्जाम्पल कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसकी हमने बॉन्ड इंथैल्पी लेनी है जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में है, और वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। यानी हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन है और अल्टीमेटली वो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। ऑफ कोर्स कि आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी है। टू फॉर्म हाइड्रोजन ओवरडाइड फ्रॉम द गिवन बॉडी एनर्जी डाटा, और वो डाटा क्या आपको पास दिया गया है कि H, और जो H की एनर्जी है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल, H और I की जो एनर्जी है वो हमारे पास है 151 किलो जूल पर मोल, सॉरी इट्स यस हाँ 151, नो इट्स I 151 किसकी एनर्जी है, आयोडाइन की। पीट, ये आपने अभी वही बता नहीं रहे कि ये बॉन्ड टूट रहे, यानी कि मैं अभी आपको बताती हूँ, ये आयोडाइन और आयोडाइन की एनर्जी डिफरेंस है, और HI की एनर्जी उन्होंने क्या दी हुई है दैट इज 299।
इट इज़ बेसिकली 299 किलो जॉल पर मोल, जो कि उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला स्टेप आपका क्या है? आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। शो ऑल द रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट इन अ गैसियस स्टेट, सब्स्टिट्यूट द रिलेटिव बॉडी एनर्जीज इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व। अब आप क्या करोगे? इस एनर्जीज को अपने फॉर्मूला में लिखोगे। फॉर्मूला क्या था आपका? कि जो मेरे पास डेल्टा एच है, जो मेरे पास डेल्टा एच है, सॉरी इट्स एच, जो मेरे पास डेल्टा एच है वो किसके बराबर है? कि मेरे पास जो रिएक्टेंट की डिसोसिएशन एनर्जी है, ये वाला फॉर्मूला, कि मेरे पास जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी डिसोसिएशन एनर्जी वो टूट रहे हैं, उनका सम लेना है। तो बेसिकली बात क्या हो रही है यहाँ पे? रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? HI एंड I2। तो डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास किस किस की है? हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एनर्जी है, और साथ में हमारे पास आयोडीन और आयोडीन है। हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी आयोडीन है और आयोडीन एंड आयोडीन है। ये दोनों की डिसोसिएशन एनर्जी है क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहे। ऑफ कोर्स कि ये डिसोसिएशन एनर्जी है, सो ये आपके पास आएगा कि 436 एंड 151। सो आपके पास यहाँ पे आएगा 436 प्लस 151। लेकिन अब हमारे पास प्रोडक्ट भी थी, प्रोडक्ट की कितनी है? 299, लेकिन मैंने आपको बताया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे -2 एसोसिएशन एनर्जी किसकी आएगी? हाइड्रोजन आयोडाइड की। 2 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मेरे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 था। सो यहाँ पे आएगा -2, इसकी एनर्जी है 299। आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 587 -598, तो यहाँ पे आएगा -11। ये -11, अब ये आपको माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे? आपने इसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखनी है कि अब ये चूंकि नेगेटिव है, नेगेटिव बात को रिप्रेजेंट करे, तो ये इसलिए आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ओवरऑल। ये -11 किलो जॉल आएगा, आपने यूनिट पे लिखना। ये तो होगी आपकी एग्जांपल्स। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास आएगा ये, इसको एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारा। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम द गिवन बॉन्ड डाटा। रिएक्शन कौन सा था आपका? रिएक्शन मेंशन नहीं है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपके पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन आपके पास ये, सबसे पहले तो आपने रिएक्शन लिखना है, हाइड्रोजन H2 प्लस F2, और ये आपके पास बना रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये आपके पास रिएक्शन है, मैं इसको बैलेंस भी कर दूंगी तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। अब आप इनकी वैल्यूज लिख लें कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज 436 किलो जॉल पर मोल, फ्लोरीन is basically 155 kilojoule per mole. Then you have an hydrogen fluoride, and the energy for this is 567 kilojoule per mole. ये आपके पास डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, कौन कौन सी? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, और फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इनको प्लस करूंगी, देन मैं उसमें से माइनस कर दूंगी 2, और मेरे पास प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट भी मेरे पास 2 होते हैं तो मैं उनको भी आपस में प्लस करती। प्रोडक्ट अगर मेरे पास 2 होते हैं तो मैं उन्हें भी प्लस करती, जिससे मैंने रिएक्टेंट को किया था। ये फॉर्मूला आ गया। अब आप इस फॉर्मूला में सिंपली अपनी वैल्यूज पुट करेंगे कि हमारे पास आएगा हाइड्रोजन इट्स 436 and fluorine is 155.
-2, hydrogen fluoride 567. Let me use the calculator to calculate 91. You have 591 minus 567 multiplied by 2, it gives me 1134, 1134. और जब आप इसमें से नेगेटिव करोगे यानी अब आप इसको माइनस करोगे, सो योर फाइनल आंसर इज -543 किलो जूल पर मोल। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब आप यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करोगे कि ये नेगेटिव साइन है तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, वो हीट इवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास केमिकल रिएक्शन में आपके पास जब केमिकल रिएक्शन बेसिकली हो रहा होता है तो उसमें ब्रेकिंग भी होती है और फॉर्मिंग भी होती है। Okay, let me first read out, then explain. We have an activation energy. Chemical reaction involve the breaking and forming of chemical bond. केमिकल रिएक्शन जिनमें हमारे पास ब्रेकेज होती है, साथ ही हमारे पास फॉर्मेशन भी होती है केमिकल बॉन्ड की। These changes are accompanied by the changes in energy. जब केमिकल्स आपस में चेंज हो रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स कि हमारे पास एनर्जी भी चेंज हो रही होती है। Coulombian theory was supposed to explain the observed reaction kinetics. For a chemical reaction to occur, यानी अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, the bonding atoms or molecules must collide with each other. बॉन्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में ज़रूर कोलाइड करेंगे। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक वाला ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी और कुलोम्बियन थ्योरी के बाद आता है। तो पहले हम ये थ्योरी कवर करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, देन फिर हम कैटलिस्ट पढ़ेंगे। रिएक्शन टू अकर, जब भी आपके पास रिएक्शन हो रहा है द बॉन्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। अब H2 है, H2 में मेरे पास यानी ये HI है, साथ ही मेरे पास एक दूसरा है I2 और ये I2 का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ये आपस में टूटेंगे, ये टूट के आपस में डिसोसिएट हो गए। अब मेरे पास H बन गया, H रह गया, दो H रह गए, ऑफ कोर्स I रह गया। अब बेसिकली ये आपस में कोलाइड होंगे, आपस में टकराएंगे, तभी तो ये आगे HI बनाएंगे। तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन है, उसमें आपके पास कोई भी चीज़ बन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में टकराएंगे। इसको उस टकराने को एक दूसरे के साथ टकराएंगे, टकरा के वो फिर एक दूसरे के साथ एड बॉन्ड बना देंगे। दैट इज कॉल्ड एज कुलोम्बियन थ्योरी। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, जब ये केमिकल रिएक्शन में होना होता है, द बॉन्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। वो जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली वो आपस में जो है वो टकराना शुरू कर देते हैं। अब कुलोम्बियन बेसिकली दो तरह की होती है, एक हम बोलते हैं अफेक्टिव कुलोम्बियन और एक हम बोलते हैं इनअफेक्टिव कुलोम्बियन। लेट मी राइट ओवर हियर कि एक कुलोम्बियन हमारे पास कहलाती है इफेक्टिव कुलोम्बियन और एक हमारे पास होती है इनअफेक्टिव कुलोम्बियन। ये भी तो हो सकता है कि वो दो चीज़ें आपस में टकराएं लेकिन टकराने के बाद वो फिर दूर हो जाए। जैसे ये H और I है, ये आपस में टकराएंगे लेकिन टकराने के नतीजे में बॉन्ड नहीं बनेगा और ये आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ऐसी सूरत में हम कहते हैं इनअफेक्टिव कुलोम्बियन, जिसमें हमारे पास बॉन्ड नहीं बनता, और अफेक्टिव कुलोम्बियन जिसमें आपके पास बॉन्ड बन जाता है। सो कहाँ से हमने बात शुरू की थी कि जब आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, किसी भी तरह का अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन होना होता है, सो बेसिकली क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में आके कंबाइन करते हैं। जब वो कंबाइन करते हैं तो वो दो तरह की कुलोम्बियन हम कह सकते हैं होती है, एक तो वो प्रोडक्ट बना सकते हैं या वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो अगर तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ हमारी कुलोम्बियन बहुत अच्छी हुई है और हम उसको कहते हैं कि ये इफेक्टिव कुलोम्बियन है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनती है, जिस तरह से वो टकराए थे उसी तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास अब प्रोडक्ट नहीं बनी है और ये हमारे पास इनअफेक्टिव कुलोम्बियन है।
फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है और वो हो रहा है, द बॉन्डिंग एटम और मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। वो जो बॉन्डिंग एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें आपस में जरूर कोलाइड करना चाहिए। दीज कोलिजन कैन बी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। अब ये कोलिजन्स आपके पास इफेक्टिव भी हो सकती हैं और इट कैन बी इनइफेक्टिव भी हो सकती हैं। मीन्स कि अगर आपके पास बन रही है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट बन रही है तो हम कहेंगे कि ये इफेक्टिव कोलिजन थी, मीन्स अच्छी कोलिजन थी जिस क्योंकि हमें प्रोडक्ट मिल गए, और हमारे पास इनइफेक्टिव थी यानी हमें प्रोडक्ट नहीं मिला। अब हमारे पास क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही बात हम चाहते हैं ना। अब इसके नतीजे में क्या होगा, बेसिकली इफेक्टिव कोलिजन अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसके लिए आपको एक इनफ एनर्जी चाहिए और साथ आपको ओरिएंटेशन चाहिए, या हम कह लें डायरेक्शन चाहिए। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें ताकि हमारी जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें जब हमारे पास हम चाहेंगे कि हमारी जो कोलिजन है वो इफेक्टिव। किस तरह से, जब दो आपस में मिल रहे होंगे, दो कोलाइड कर रहे होंगे, तो उनके पास एनर्जी होनी चाहिए। दो एटम्स जब आपस में कोलाइड कर रहे होंगे उनके पास एनर्जी होनी चाहिए, इनफ एनर्जी हो कि वो अच्छी से कोलाइड कर सके, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर सके, और साथ में वो डायरेक्शन भी उनकी सेम हो। यानी फॉर एग्जांपल है इस तरह से कोलाइड करें, यानी वो सही तरह से अपने हेड टू हेड कोलिजन होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं जो हमारी इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है। यहाँ पर देखें, दीज कोलिजन्स कैन बी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। ये जो कोलिजन्स हैं ये इफेक्टिव भी हो सकती हैं और इनइफेक्टिव। वो किस बात पे डिपेंड करती हैं, दो बातों पे, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, कि जो आपके पास कोलाइडिंग पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं उनकी एनर्जी, एंड डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन और एनर्जी पे डिपेंड करती है कि आपकी कोलिजन अच्छी है या नहीं है। अच्छी होने का क्या मतलब है कि उनमें आपके पास प्रोडक्ट बन रही है या नहीं बन रही। एन इफेक्टिव कोलिजन कैन ओनली अकर, इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ तभी होगी इफ द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स, जब आपके पास जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स की एनर्जी है। एन इफेक्टिव कोलिजन कैन ओनली अकर, इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ तब होगी इफ द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल इज हाई इनफ, कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल की एनर्जी है वो इतनी हाई होगी टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द रिएक्टिंग पार्टिकल्स। अब ये तो बात, इज इट वेरी इजी कि हमारे पास अगर एक हाइड्रोजन है, ऑफ कोर्स के दरमियान इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहाँ पे दरमियान में आपका न्यूक्लियस, इसके अराउंड पे इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आपके पास आयोडीन है, हमारे पास क्या है, आयोडीन, इसके दरमियान में न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, आपस में स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एटम्स के, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऑफ कोर्स के बॉन्डिंग तो नहीं होगी ना। तो हमारे पास एनर्जी चाहिए, ये जो आपस में स्ट्राइक करेंगे या कोलाइड करेंगे इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन हो रही है इनको भी ख़त्म कर दे, इनको ओवरकम कर दे और एट द एंड बॉन्ड बना दे। तो ऐसी एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, लाइक ये वाली एनर्जी हमें, ये इफेक्टिव एनर्जी होती है। एन इफेक्टिव कोलिजन कैन ओनली अकर, इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ तब होगी इफ द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स, जब जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स की जो एनर्जी है इज हाई इनफ, वो इतनी हाई होगी टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन हो रही है उसको ओवरकम कर सके अराउंड द रिएक्टिंग पार्टिकल्स। रिएक्टिंग पार्टिकल्स के दौरान के जो पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करने वाले हैं उनके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है, हमने उनको एनर्जी देनी होती है ताकि वो आपस में उस रिपल्शन को ओवरकम कर सके और वो रिएक्शन कर सके। द करेक्ट ओरिएंटेशन मीन्स दैट एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन
द एटम्स, ये बात यहाँ तक तो आपकी एनर्जी की बात होगी ना। अब हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन की हम बात करें, डायरेक्शन की। आपने यहाँ पे पॉइंट्स बना लेने। रिपल्शन तो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हो रही है ना, दोनों दो पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी आउटर साइड, दोनों वो इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन हो रही है। हमने उन दोनों पार्टिकल्स को एनर्जी देनी है कि वो जो रिपल्शन है वो ओवरकम हो जाए और वो एट द एंड बॉन्ड बना ले। रिपल्शन दोनों के दरमियान होगी और एनर्जी भी दोनों के पास होगी ताकि वो उसको ओवरकम कर सके। रिपल्शन दोनों पार्टिकल्स कर रहे होंगे। ओरिएंटेशन पे बात करते हैं। द करेक्ट ओरिएंटेशन मीन्स दैट एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन, करेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब है कि जब आपके पास कोलिजन हो रही है, द एटम नीड्स टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, अब एटम्स ने नए बॉन्ड बनाने हैं, मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, कि वो आपस में टकराने चाहिए। The minimum amount of energy that, in addition to the average kinetic energy, the particle must have for an effective collision is called activation energy. अब मैंने आपको ये बात तो आपको बहुत इजीली समझ आ गई है कि हमारे पास हमें एनर्जी चाहिए ताकि वो उस रिपल्शन को कम कर सके। वो जो मिनिमम एनर्जी है जो हम देते हैं उसको, दो पार्टिकल्स को हमने एनर्जी देनी है ताकि वो इस रिपल्शन को कम कर सके, बॉन्ड बना सके, वो ये जो एनर्जी है ये आपके पास कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, कि वो एनर्जी जब आपके पास तो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपेल हो रहे होते हैं। तो हमारे पास हम क्या बात कर रहे थे कि जो दो एटम्स आपस में मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स कि उनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब आपके पास जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होगी, वो जो मिनिमम एनर्जी है जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ना हो बल्कि वो बॉन्ड बनाए, वो हमारे पास कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट के लिहाज से होती है ना। द पार्टिकल मस्ट हैव एन इफेक्टिव कोलिजन, जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इफेक्टिव कोलिजन हो सके, इफेक्टिव कोलिजन का वही मतलब कि प्रोडक्ट बन सके, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नो रिएक्शन अकर, कोई रिएक्शन नहीं होगा इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल इज लोअर, अगर तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कम होगी। Thus, the speed of the reaction depends upon this activation energy. The speed of the reaction है वो हमारे पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी देंगे जितनी ज़्यादा आप एनर्जी देंगे उस ज़्यादा उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपका रिएक्शन होगा। द हायर द एक्टिवेशन एनर्जी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हायर होगी रिएक्शन का रेट उतना कम होगा, क्योंकि रिएक्शन जल्दी जल्दी परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पे इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन के बारे में उन्होंने बताया है ओरिएंटेशन के लिहाज से। सो ये आपके पास जैसे एच आई के एग्जाम्पल आप ले लें, ये दो पार्टिकल्स हैं और साथ ही ये दो पार्टिकल्स, अब इन्होंने आपस में आकर टकरा रहे हैं तो ऑफ कोर्स कि आपके पास ये इनअफेक्टिव कोलिजन है, इसकी डायरेक्शन अच्छी नहीं। लेकिन अगर सिमिलर पार्टिकल्स पैरेलल लाइनिंग में आकर कंबाइन होंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और हम कहेंगे कि ये हमारे पास अफेक्टिव कोलिजन है। अब हम ग्राफ पे बात कर लेते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट की आपके पास एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये वो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, अब हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी हम देंगे हाई एनर्जी, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी हम देंगे ये हमारे पास कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। आप एनर्जी दोगे उसके बाद ऑफ कोर्स की जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम हो तो ये नीचे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आप इस एनर्जी लेवल पे आपके प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक का ग्राफ। लेट मी राइट कि आपके पास एक्सोथर्मिक में यानी ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है,
तो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेवल है, उ- उनको हमने एनर्जी दी, एक्टिवेशन एनर्जी दी, ताकि वो कोलाइड करे, कोलाइड करके वो प्रोडक्ट बने। जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑफ कोर्स के प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम होगा, तो प्रोडक्ट नीचे आ जाएंगे और जो सारी एनर्जी है बेसिकली ये फिर रिलीज होगी। ये जो एनर्जी है सारी ये बेसिकली रिलीज हो जाएगी। ये आपका ग्राफ, ये वाला ग्राफ है एक्टिवेशन एनर्जी वाला। इसको आप ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो कि जो आपके रिएक्शन के अंदर एक स्टेट आती है और एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कह लो। रिएक्टेंट से ये सारी एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये आपका एंथैल्पी चेंज है। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है और जो ये फासला है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये डेल्टा एच कह ले, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह ले। और ऑफ कोर्स कि ये कम है तो ये आपका एक्सोथर्मिक आ जाएगा। इसको आप ग्राफ भी कह सकते हैं, इसको आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स भी कह सकते हैं। दैट्स गुड। ये अब हमने क्या बात कर ली कि वी हैड टॉक अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। ये अगर वो डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछे तो ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का क्या काम है? वो जो एनर्जी है ना वो उसको कम कर देता है। यानी आपको एनर्जी चाहिए कि वो ओवरकम हो सके और आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आप बन सके। कैटलिस्ट क्या करेगा? उस एनर्जी को कम कर देगा, या आप कह लो कि एक नया मैकेनिज्म प्रोवाइड कर देगा। मैनी इंडस्ट्रियल रिएक्शन मीन के जो रिएक्शंस आपके हाई लेवल पर होते हैं। केमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शंस आप पढ़ते हो, या रिएक्शन आपके दो तरह से होते हैं। एक आपका लेबोरेटरी लेवल पे होता है, आप कह सकते हो कि जो आपके लेबोरेटरीज हैं, इवन आपके स्कूल में या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पर प्रिपेयर होते हैं, वही रिएक्शन होता है और वहाँ से टेस्ट होने के बाद वो फिर हायर इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर हाई लेवल में वो रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लेबोरेटरी का जो लेवल होता है हमसे कहते हैं कि वो बहुत स्मॉल है, और हमारे पास जो इंडस्ट्रियल लेवल है क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बन रही है तो वो हम कहते हैं कि वो बहुत लार्ज। लेबोरेटरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो रिएक्शंस हैं वो डेवलप होते हैं। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम देखते हैं कि ये चीज़ कंबाइन होकर ये बना देगी, ये रिएक्शन इस तरह से चलेगा, इस प्रोडक्ट के ये यूजेस हैं, और इंडस्ट्री में हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम वो जो रिएक्शन जो आप सारे पढ़ते हो ना कि ये अमोनिया बन रहा है, आप कार्बन और ऑक्सीजन बनाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये लेबोरेटरी में भी बनती है और इंडस्ट्रियल में भी। लेबोरेटरी में आप मेथड को डेवलप किया जाता है और इंडस्ट्री में उन्हीं मेथड को अप्लाई करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं बहुत ही लार्ज स्केल में। तो अगर आपके पास नॉर्मल है और आप यानी फॉर एग्जांपल बहुत स्मॉल अमाउंट पे प्रोडक्ट बना रहे हो, मैं बहुत स्मॉल अमाउंट में रिएक्टेंट ले रही हूँ, तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी जो उसको चाहिए होगी वो भी काफ़ी थोड़ी होगी। बट जब इंडस्ट्री है जहाँ पर आपके पास टन्स में रिएक्शन, टन्स में प्रोडक्ट बन रही है, इतने लार्ज अमाउंट में रिएक्शन है, तो वहाँ पर कैटलिस्ट की ज़रूरत ज़्यादा है। मैनी इंडस्ट्रियल रिएक्शंस, बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिएक्शंस जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास एक खास वक्त में, टू मैक्सिमाइज द अमाउंट प्रोडक्ट दैट कैन बी सीन। अब हमारा क्या गोल है इंडस्ट्री पे कि हमारे पास ऑफ कोर्स अगर आपने इंशाल्लाह इंडस्ट्री लगाई है तो इंडस्ट्री पे क्या गोल होता है कि हमें जो प्रोडक्ट है, हमारी जो अपनी कॉस्ट है वो कम से कम आए। इंडस्ट्री में हमारे पास इवन स्मॉल लेवल पे भी अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमारे पास हमारा गोल क्या होता है कि जो हमारी इनपुट है, हमारी कॉस्ट है, जो हमारे पैसे लग रहे हैं वो कम से कम हो, बट इन द रिटर्न हमें अच्छी प्रोडक्ट मिले। इसी तरह इंडस्ट्रीज ने भी यही कहा जाता है कि जो पीरियड ऑफ टाइम है रिएक्शन का उसमें आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट जितनी बन सकती है उतनी बने। हाई टेम्परेचर रिएक्शन का सेफ्टी प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स कि जब आप कहीं पे हाई रिएक्शन टेम्परेचर करेंगे, जब आप कहीं पे हाई रिएक्शन टेम्परेचर करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको चाहिए होगा तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है और केमिकल्स के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। केमिकल एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, आपके पास चीज़ें रिएक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपके पास।
सो हाई टेम्परेचर रिएक्शन काज सेफ्टी प्रॉब्लम। हाई टेम्परेचर रिएक्शंस क्या करते हैं, सेफ्टी प्रॉब्लम काज करते हैं, या आप कह सकते हो कि डेंजर काज करते हैं। एंड मैनी केमिकल्स आर नॉट स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर। आपने पढ़ा था कि जो केमिकल्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं जब वो हाई टेम्परेचर आता है। सो इट वुड बी यूजफुल टू यूज अनदर मैथड। तो हमें एक और मेथड चाहिए कि जब हम हाई टेम्परेचर पे काम ना करें लेकिन हमारे जो रिएक्शन की स्पीड है वो ज़्यादा। हमें मेथड क्या चाहिए, हमारा जो मेथड है वो ये होना चाहिए कि हम टेम्परेचर पे इतना काम ना करें, टेम्परेचर हमारा कम से कम हो, बट लेकिन हमारा रिएक्शन अल्टरनेटिव मेथड हो जिसमें हमारे पास जो रिएक्शन है वो बेहतर हो सके, रिएक्शन की स्पीड, प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिले लेकिन हमारा इनपुट जो एनर्जी वाला इनपुट है वो कम हो। Another way to increase the reaction rate is to change this mechanism in a way that lowers the activation energy. ये मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी इस बात की कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। किस तरह से कम कर देता है कि वो रिएक्शन का मैकेनिज्म ही चेंज कर देता है। जो मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी हाइड्रोजनेशन की, वो आपने याद नहीं करनी, बट आपने माइंड में रखिएगा कि पहले जब आपके पास डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहा है तो अब वो ज़्यादा चाहिए, बट अगर हम कैटलिस्ट चूज करें वो ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है, तो अब जब पे हाइड्रोजन दोबारा जाएगा तो वो रिपल्शन कम होगी, इस वजह से वो एनर्जी कम यूज होगी। तो ये अब क्या हो रहा है, मैकेनिज्म ही चेंज हो रहा है, रिएक्शन जिस तरह से हो रहा था उसका एक नया मेथड आ जाएगा। दिस कैन बी डन बाय एक्टिंग अ कैटलिस्ट, और ये सब किस वजह से होता है, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। अ सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट्स अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जिसे केमिकल रिएक्शन को हम एक्सेलरेट कर सकें, मीन्स के एक्सेलरेट का मतलब है इंक्रीज कर सकें, बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कोई चेंज ना लाए, वो आपको बिल्कुल वैसे का वैसे ही मिल जाए, तो हम उसे कैटलिस्ट कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम कैटालिसिस कहते हैं। द कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू मैकेनिज्म। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये न्यू मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है विद द लो एक्टिव एनर्जी। चीज वही है, यानी आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट भी वही है, रिएक्टेंट भी वही है, और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बस क्या है कि एक नया मैकेनिज्म आ गया, उस मैकेनिज्म के बदले में क्या मिला कि एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई। दस अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। The catalyst does not affect the overall thermodynamics or enthalpy of the reaction. जो overall energy change है, यानी जो reactant की already energy है, जो product की already energy है, उसको change नहीं करता, बस mechanism change कर देता। उसका ताल्लुक यानी पहले क्या था, रिएक्टेंट क्या थे, प्रोडक्ट क्या थे, वो वही का वही, रिएक्टेंट की क्या एनर्जी थी, प्रोडक्ट की क्या एनर्जी थी, वो वही का वही, वो बस क्या करेगा, रास्ता बदल देगा। या आप जैसे कह लें कि अगर आपने कहीं जाना है या इस्लामाबाद से लाहौर आना है आप लोगों ने, तो आपके पास जहाँ पहले 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, वहाँ अगर आपके पास कोई इजी मेथड आ जाए, कोई शॉर्टकट आ जाए, वहाँ आपको 1.5 और लग जाए, तो ये सिंपल कैटलिस्ट। अब आपकी डेस्टिनेशन तो चेंज नहीं होगी ना, लाहौर से इस्लामाबाद ही आपकी डेस्टिनेशन रहेगी, लेकिन क्या होगा कि वो सिर्फ आपको शॉर्टकट मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप कह सकते हो फॉर द ह्यूमंस। हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है आपके पास। हम इवन जो आप कह लो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं, हम कुछ भी कुछ ना कुछ खाना वगैरह खाते हैं, खाने के बाद एनर्जी किस तरह से मिलती है, हमें खाने से एनर्जी कैसे मिलती है, लाइक आपको एनर्जी डाउन हो रही है, हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाए, हाउ इज इट पॉसिबल। हमारी यही सारे रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेशन, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे पास जो बॉडी है उसकी एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं। रिस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायो मीन्स लाइफ, केमिकल मीन्स केमिकल्स प्रोसेस। रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस जो कि लाइफ में होता है, इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। कि वो जो फूड आपने लिया है उससे एनर्जी रिलीज होती है। फूड से हम हमारी बॉडी के अंदर हमारी इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो हम फूड ले रहे हैं
उससे एनर्जी रिलीज होगी बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम या कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या है, हमारा मेन कंपोनेंट है फूड का, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस में जो फूड हमने खाया है, जो बेसिकली मैं आपको लेट मी क्लियर अबाउट यू, जो फूड है आपका, वो अपने स्मॉलर कंपोनेंट्स में जाएगा, फूड की, या आप कह लो कि ब्रेक डाउन होगी। वो काम है डाइजेशन का। जो आप जिस जिस फॉर्म में भी फूड खा रहे हो, वो अपने अपने स्मॉलर यूनिट्स में जाएगा, जिसमें जो मेन यूनिट्स डिस्कस किया गया है दैट इज द ग्लूकोज। अब वो जो स्मॉलर यूनिट्स है, वो आगे यहाँ से हम एनर्जी लेंगे, स्मॉलर यूनिट से आपके पास एनर्जी ली जाएगी, कि हमारे पास वो जो एनर्जी का लेने का प्रोसेस है, वो हमारे पास कहलाएगा रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज इन बॉडी, हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा प्रोसेस है, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज। और वो जो एनर्जी है वो फिर हमारी बॉडी को वार्म अप रखती है। एरोबिक रिस्पायरेशन, हमारे पास दो तरह की रिस्पायरेशन होती है। ओके, लेट मी मेक इट क्लियर कि हमारे पास दो तरह की रिस्पायरेशन होती है। ग्लूकोज है, उसने या तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और साथ एनर्जी बना देगा, इसे हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड आपकी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड के साथ, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। ग्लूकोज ही क्यों, कोई और बॉडी क्यों नहीं, या कोई और एलिमेंट क्यों नहीं, क्योंकि वही हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लाइक इसके अलावा भी कोई यूनिट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिनोमिना ही यही है कि जो ग्लूकोज है वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज एक स्मॉल यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर, सिर्फ ये फिनोमिना प्रेजेंट है कि ग्लूकोज से ही एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। कोई और यूनिट अगर आप ले लें, और कोई और यूनिट अगर आप लें और आप लेना चाहें और आप कहें कि इससे एनर्जी बने, तो इससे नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारी बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो कोई और यूनिट के साथ जो है वो लेकर उससे बनाए। इसलिए हमारी बॉडी को सिर्फ अगर एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज से ही लेनी पड़ेगी, कोई और यूनिट नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं है। कोई और यूनिट आके लिए जाए तो भी जो दूसरे यूनिट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। दोनों तरह की रिस्पायरेशन, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनाएगा। ये तो मेरे पास है नॉर्मल कंडीशन, सिंपल नॉर्मल। बट लेट से हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है? हम बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत तेज भाग रहे हो, या आप किसी ऐसी स्पेस में हो जहां पर आपके पास, आप किसी ऐसी स्पेस में हो जहां पर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। सो आप ग्लूकोज से आपने एनर्जी तो बननी है, तो वहां पे ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन को यूज किए लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एनारोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन। जब आपके पास ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो या ऑक्सीजन की सप्लाई ही ना हो, तो वो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल है कि हमारे पास जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तब आपने बहुत तेज तेज सांस ले रहे होते हो, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर आपके सांस तेज हो जाते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। क्यों? क्योंकि आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, ग्लूकोज जल्दी जल्दी टूट रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो तो नॉर्मल अमाउंट में ही है ना, तो इतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही रीज़न है, वही लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। और आपने अक्सर सुना होगा, ये वर्ड यूज़ होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हाथ में क्रैम्प्स आते हैं,
टांगों और हाथों पे क्रैम्प्स आते हैं, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कुछ चीज़ गिल्टी सी बन गई है, कुछ चीज़ वहाँ पर आके स्टोर हो गई। आप में से जो एक्सरसाइज करते हैं या जिन्होंने लोगों को देखा है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो उनकी बाजू और हाथों पे नॉर्मल नहीं रहता। वो क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे आपको लगता है कि वहां पे आप कोई चीज यहाँ स्टोर हुई है, तो वो लैक्टिक एसिड में स्टोर होती है। लैक्टिक एसिड में स्टोर हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लैक्टिक एसिड है ना, यानी वो लैक्टिक एसिड में वक्ती तौर पे स्टोर होता है, और फिर वो आगे उसने कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ही बनानी होती है। ये दो स्टेप प्रोसेस हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड के साथ भी वो एनर्जी बनाता है, कुछ एनर्जी लैक्टिक एसिड के साथ, और जब लैक्टिक एसिड को इनफ एनर्जी मिल जाएगी, यानी जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। कि जब आपके पास ऑक्सीजन है और साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बहुत नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ज़्यादा सारी एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या बहुत तेज़ी से काम कर रहे हो और ऑक्सीजन इतने नहीं है, तो ग्लूकोज वक्ती तौर पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि हमारे क्रैम्प्स पड़ गए हैं, हमारी फटीग हो गई है, हमारे टांगों और मसल्स में, जो हमारे बोसने शोल्डर मसल्स होते हैं, आर्म्स होती हैं, लेग्स होती हैं, वहाँ पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक खुद ही हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि जैसे ऑक्सीजन मिल रही होती है तो वो लैक्टिक एसिड खुद ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। यहाँ पर आप देखो, aerobic respiration, the respiration that requires energy to break down glucose or release energy is called respiration. एरोबिक रिस्पायरेशन में रिस्पायरेशन जिन्हें दैट रिक्वायर्स एनर्जी, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, कि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके, टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज कर सके। एनारोबिक रिस्पायरेशन में द रिस्पायरेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी नहीं होती, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एनर्जी इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। Glucose and then this lactic acid and then energy. Aerobic respiration releases more energy than aerobic respiration. Of course कि जो aerobic respiration है वो ज़्यादा एनर्जी देता है anaerobic से। लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर बिल्डिंग ऑफ अ बॉडी, ये ग्लूकोज की बात होगी। नेक्स्ट हम लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स के क्या सोर्स है, जैसे हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, फैट्स ऑयल्स होते हैं, वो बेसिकली लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर बिल्डिंग ऑफ आवर एनिमल्स, फॉर आवर बॉडी। दे आल्सो एक्ट एज रिजर्व का मतलब है संभाल के रखना, स्टोरेज। दे आल्सो एक्ट रिजर्व एनर्जी सोर्स, ये हमारे पास रिजर्व एनर्जी सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। रिजर्व का मतलब होता है कि संभाल के रखते हैं, जैसे ही आपको चाहिए होगी आपको मिल जाएगी। एक और बात कि अगर आपको कहे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, वो ग्लूकोज से मिलेगी। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं चाहिए बल्कि आपको स्टोर की हुई एनर्जी चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, लिपिड से मिलेगी। लिपिड्स कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। लिपिड हमारी बॉडी में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। वेन यू एक्सरसाइज इंटेंसली, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट इनफ फॉर द एनर्जी। तो हमारे पास जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो ग्लूकोज हमारे पास इनफ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिपिड्स होते हैं वो एनर्जी के तौर पे ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। ये क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक तो नॉर्मल कंडीशन है, ग्लूकोज जो है वो आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। देन हमारे पास क्या है, लिपिड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एनर्जी के लिए, या हमारे बॉडी के अंदर अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है।
तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपए आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपए होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।